अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज इंतहाई अहम दिन था, कह लीजिए कि बड़ा हैपनिंग दिन था। बहुत कुछ हुआ, बिल पेश होने थे, लड़ाई झगड़े होने थे, गालम गलोच होनी थी, वॉकआउट होने थे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर बयानात आने थे। ये सब कुछ एक भरपूर दिन था पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में। तमाम तर नज़रें इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर थीं। हुकूमत हर हाल में इस बिल को मंजूर कराना चाह रही थी, अपोजिशन मुत्तहिद होकर इस बिल का रास्ता रोकना चाह रही थी, लेकिन हमने देखा कि बाजी यहाँ पर हुकूमत हमें लेती हुई बड़ी हद तक नज़र आई और इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो हुकूमत ने 221 वोट लेकर 18 वोटों की तकरीबन बरतरी है, जिससे इसको अपोजिशन को शिकस्त दी और इस बिल को कामयाब बना लिया। अब मुश्तरका तौर पर इस वक्त अपोजिशन ये चाह रही है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस सारे मामले पर हैं। तमाम अपोजिशन के जो लीडरान हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बोला कि किस तरह से, बल्कि उनके तो जुमलों का तबादला भी हुआ स्पीकर साहब के साथ, और उसके अलावा भी जो उनकी बात थी वो यही कि ये बड़ा गलत किया गया है, जो प्री रिक्विजिट्स थे वो पूरे नहीं थे। और आज स्पीकर साहब ने भी ये सबूत दे दिया कि वो भी न्यूट्रल नहीं है और हुकूमत की तरफदारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ बातें थीं कि नंबर गेम्स कैसे पूरे हुए। आज से कुछ दिन पहले तक की बातें कुछ और थीं। सोशल मीडिया पर ड्राइंग रूम डिस्कशंस इस हुकूमत को लेकर सवालात थे, मुस्तकबिल को लेकर उनके सवालात थे, नए वज़ीर आज़म के नाम ज़ेरे गौर थे, इस तरह की बातें चल रही थीं। ऐसे बेतहादी नाराज़ थे, अलहदा होने का सोच रहे थे, और फिर ये पांसा पलटा और ऐसा पलटा कि हमने देखा कि सब कुछ हुकूमत की फेवर में गया। नंबर गेम भी पूरी हुई। नाराज़ अरकान भी आज मौजूद थे जो कि आए, और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ MNA हैं, उन्होंने ये जुमला बोल भी दिया कि वो आए नहीं हैं, वो लाए गए हैं, यानी कि किसी के कहने पर उनको आज के दिन पे लाया गया है। अब EVM हो, उसको जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ईवल मुमवशीन करार दे दिया है, और उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ जगहों से जो बात सामने आ रही है कि ये कर कोई रहा है और इसका फ़ायदा किसी और ने उठाना है। आने वाला वक्त बताएगा। और अब इसको किस हद तक ये चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या इस हवाले से मामलात किस तरह से चलेंगे, ये तमाम तर चीज़ें जो आने वाले दिनों में हमने देखनी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के दिन पर हम बात करें और ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर हम बात करें। ये दो मौज़ूआत रहेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोहसिन रज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेता हूँ। सर, ये क्या हुआ जो कुछ हुआ आज पार्लियामान में? आपके लोग भी बड़े गर्मा गर्मी में नज़र आए। मंदोखेल साहब की हम बात करें, कुछ हुकूमती लोग भी आज गर्म थे। एज़ इट वाज एक्सपेक्टेड ये वही कुछ हुआ। इसको तारीख़ में स्याह दिन भी कहा जा रहा है, लेकिन पहला मौका तो नहीं है कि जॉइंट सेशन में कुछ ऐसा दिन हमने देखा गया। बहुत दफ़ा पहले भी ऐसे दिन देखे गए। बहुत शुक्रिया जी। जब भी ऐसे दिन देखे गए हैं, तारीख़ ने उसे कभी भी अच्छा नहीं लिखा। और मैं समझता हूँ कि कानून साजी का एक तरीक़ाकार है, और कानून साजी का तरीक़ाकार ये होता है कि पहले हुकूमत किसी भी कानून के बारे में राय आमा को हमवार करती है, उसके बाद फिर वो कौमी असम्बली के अंदर कोई बिल पेश किया जाता है, जो भी करे, उसके बाद वो कमेटीज़ में जाता है, फिर इसी तरह सेनेट में होता है, फिर वोटिंग होती है, और उसके बाद कोशिश हुकूमत की होती है कि अगर वो पायदार कानून बनाना चाहती है ताकि समाज, मुल्क और रियासत उससे मुस्तफ़ीद हो, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना हम ख्याल बनाया जाता है और कानून के अंदर सिकम को दूर किया जाता है ताकि ज़्यादा देर तक वो कानून मेजॉरिटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। लेकिन अगर इस तरह आप बेलडोज करेंगे, आज जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं कानून की, और किस नाम के ऊपर? नाम ये कि सबसे पहला कि हमने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, आपने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन आपके साथ अपोजिशन की कोई जमात मुत्तफिक नहीं है, तो इसका मतलब है आपका मकसद शफाफ इलेक्शन करवाना नहीं है, आपका मकसद एक दफ़ा फिर इलेक्शन को चोरी करना है, और वो आज साबित हो गया। दूसरी बात ये है कि ये तो एक मौजू था, इस पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी देखेगी इस मामले को, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी शफाफ इलेक्शन करवाने पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसे भी देखना है कि वो मामलात को किस तरह देखेगी। फिर आज जिस तरह अरसलान साहब वज़ीर इत्तलात के मुताबिक 70 के करीब बिल्स आज बलडोज किए गए, 70 बिल्स विद इन नो टाइम, विद इन आवर्स,
अगर आप पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाने का मकसद ये था कि इन्हें पता था कि ये कौमी असम्बली से अलहदा और सेनेट से अलहदा इसे मंजूर नहीं करवा सकते जी। अब 70 बिल एकदम से चंद घंटे में मंजूर करवाना और गिनती के बगैर करवाना, इसमें ज़रूरी था कि काउंटिंग होती और 222 वोट हुकूमत को चाहिए थे अक्सरियत साबित करने के लिए, लेकिन एक भी दफ़ा गिनती नहीं हुई और 222 वोट हुकूमत ने साबित नहीं किए। और आज के कानून की सर गिनती पे एतराज़ हो सकता है ना, गिनती हुई नहीं ये तो बात नहीं है ना सर, नहीं हुई गिनती पे एतराज़ तो उठ सकता है कि सही हुई या नहीं हुई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गिनती हुई नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि फैक्ट जरा स्ट्रेट रहे। गिनती जो देखिए आप पहले मुझे बात कर लें, गिनती हुई और गिनती पे एतराज़ जब उठ जाए अपोजिशन की तरफ से तो स्पीकर का फ़र्ज़ होता है कि दोबारा गिनती करवाए, और अगर 222 लोग मौजूद थे तो इन्हें घबराने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी बात मैं आपको कानून के तालिब इल्म की हैसियत से बता रहा हूँ कि ये कानून टिकने का नहीं है, ये उड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट से उड़ेगा। लेकिन एक बड़ी बात जो आज हुई है कि आज इस हुकूमत ने कलभूषण को NRO दिया है, और ये जो कहते थे ना एब्सोल्युटली नॉट और बड़ी बड़ी अहमियत के और गैरत के नारे लगाते थे, आज उन्होंने बताया है कि इन्होंने किसके आगे ये सजदा रेज हैं। पूरी कौम ने देखा है, वो IMF है, वो कलभूषण के मामले में इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, या भारत में फिर मैं समझता हूँ कि मोदी की डिप्लोमेसी जीती है और नियाजी की डिप्लोमेसी, नियाजी ने एक दफ़ा फिर हमें शिकस्त का सामना करवाया है, और ये कौम के लिए एक निहायत अफसोसनाक दिन है। बसरा साहब, ये कौम के लिए अपोजिशन कह रही है अफसोसनाक दिन है, आप लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, कौम बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कौम आज, या ये एक स्याह दिन है, या किससे सवाल करें क्या पता लगा। और जो बिल्स की तादाद है, ये सर इतने बिल तैयार रखे हुए थे और एकदम ही ला के सारे आप लोगों ने उनको क्लियर भी करा लिया। ये इसी के लिए प्लानिंग चल भी रही थी मेरे ख्याल से कि मुश्तरका इजलास पहले मुलतवी भी हुआ, फिर वक्त लिया गया, कुछ जोड़ तोड़ किया गया, और फिर खैर हतमी तौर पर बात तो आप अपनी फॉर द टाइम बिंग मैं कह लूँ बेशक मनवाने में कामयाब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलान भाई आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, और चीरा तो फ़कत कतराए खून निकला। बड़ी यहाँ पे चहमगोइयाँ थी, और जैसे भी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बड़ी जनाब सोशल मीडिया पे बड़ी हलचल थी, अपोजिशन पर बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी जो है वो भी अपनी अपनी मतलब खुशी से नाच रहे थे कि पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ एक मैं आपको लाइन बिटवीन द कोट अनकोट कह रहा हूँ, ये कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती है। आप जरा अपनी अपनी बगलें झांकें, जो कि ये झांक रहे हैं, उनको पता चले कि इमरान खान को सियासत आती है या इमरान खान को सियासत नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि देखिए आज जो भी यहाँ अपोजिशन ने वहां पे धमा चौकड़ी मचाई, सिर्फ इसलिए मचाई ताकि टेलीविजन की स्क्रीनों के ऊपर शाम को जस्टिफिकेशन पेश कर सकें। ये जो खास किस्म का एक वर्ड्स हैं, तजियां बखेर दी, बुलडोज कर दिया। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के वो शहरी जो ड्यूल नेशनैलिटी लेके या पाकिस्तान से बाहर जाके 90 लाख के करीब पाकिस्तान के बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी, असलान भाई जो पाकिस्तान की मुइशत से बराबर के हुजम या उससे ज्यादा का हुजम जो है वो पैसों की सूरत में, फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करते हैं। तमाम सियासी जमातों ने आज तक उनको वादा फरता पे लटकाए रखा, उनको जो है वो हमेशा एक लॉलीपॉप देते रहे कि हम आपको वोट का राइट देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की लीडरशिप के अंदर हमने पाकिस्तान के उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने पाकिस्तान को हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा साथ दिया, 6 अरब रुपए का एक मैं बसरा साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ा सरमाया है, एसेट है हमारा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपने जो जहाँ से अभी वोट लेके इन इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, उनके सारे मसले हल कर दिए थे कि बाहर की फ़िक्र इतनी सताने लगी। यहाँ का बेड़ा गर्क है एक आम आदमी की हालत ज़ाहिर आप देखें, और फोकस सारा ज़रूर करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम कह बड़ी अच्छी बात, लेकिन प्रायोरिटाइज़ आप उधर कर रहे हैं और इधर वालों का कुछ बचा ही नहीं है। देखिए असलान भाई, ये तो हम अपने डिबेट को ले जाएंगे दूसरी तरफ, फिलहाल तो हमें रखनी है आप जैसे आपने इंट्रो में कहा कि आज क्या हुआ है। देखिए अगर तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ये समझेंगे उनको आज वोट का हक मिला है, आज तो उनको मुबारकबाद देना जी कि 74 साल के बाद इस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वजीर आज़म आया जिसने उनके हक के लिए डट के खड़ा हुआ। दूसरी बात यह है कि आप देखिए ना इस अपोजिशन के पास मसला क्या है, अभी बेचारों को ये समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। अब ये कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
अव्वल तो मैं आपको अपनी एक जो लीगल प्रूडेंस मेरे में थोड़ी सी है उसमें बताऊं कि ये किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि जल्दी करें भी, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट भी वैलिडेट करे कि किस तरह से पाकिस्तानियों के हाथ पे डाका मारती रही हैं हुकूमतें और पार्लियामेंट के अंदर कभी लेजिस्लेशन ही नहीं की। क्यों पाकिस्तान के अंदर आज तक, देखिए ना, ये सारी अपोजिशन की जमातें कहती हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि उसके अंदर फ्री एंड फेयर के लिए आप टेक्नोलॉजी को ले आए, उसके लिए सफे मातम क्यों पिट जाती है? आखिर जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी से फैसला कर दिया कि आप इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होंगे, तो इनके हाथ शोक और मातम का समा क्यों है? राइट, बस ऐसा पॉइंट आ गया। मैं जरा मोहसिन साहब को शामिल गुफ्तगू यहाँ करना चाहूँगा, फिर मजीद बात करते हैं। मोहसिन साहब, बेतहाशा मरतबा प्रेस गैलरी से आपने बहुत सारे मनाजिर पूरे अपने सहाफ़ती कैरियर में देखे होंगे। ये आज ही से आज दिन है, ये तो होता आया है। ये पहले तो इस पे ज़रा बात कर लें जो पार्लियामान में जो कुछ हुआ, और फिर साथ साथ ज़रूर राय दें इस पे जो जिस तरह से बिल मंजूर कराए गए। ये इसको भी पहले आपने होते देखा? ये पहले भी होता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। और पीटीआई के आने के बाद तो इससे ज़्यादा तो को होती है कि क्योंकि जो कुछ ये सोशल मीडिया पे करते हैं जी, तो यही एक मौका होता है कि जहाँ ये, अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे डिप्टी स्पीकर ने एक गाना जो है वो लगाया, यानी कि उनके मनसब के मुताबिक नहीं है ऐसी हरकतें करना, लेकिन जब हम उसे देखते हैं कि वो पीटीआई का है तो हम कहते हैं कि ये ठीक ही होगा। इसे ये मार्जिन दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो है इमरान खान को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लिए एक बड़ा दिन है और इन्हें मुबारकबाद भी देनी चाहिए। और इसे कतई नज़र कि इसका फ़ायदा कौन उठाएगा और कौन इसको पैर तकमील तक पहुँचाएगा, ये अलग बात है, ठीक, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात यह है कि जिस लीडर को हम देखते हैं कि उसने 126 दिन 4 हलकों को खोलने पे धरना दिया, उसने आज ऐसी वोटिंग में तालियां बजाई और डेस्क बजाए जी, जिस पे अपोजिशन का एतराज़ है कि आपने काउंटिंग ठीक नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को एक बड़े लीडर और मुदब्बिर की हैसियत से सारा अमल जो है शफाफ करना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था कि अपनी पार्टी के लोग भी ख़ास एहतमाम से बुलाए जाएं। और ये भी ख़बरें भी हैं कि लोगों को इस्लामाबाद में सेफ हाउस में रखा गया और जो कुछ हुआ है 19 तारीख से पहले जिसके ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे वो सब कुछ हुआ है। तो फिर आप कैसे तवक्को रखते हैं कि कौम आपको देख रही है, एक ही चीज़ देख रही है, अपोजिशन की जो नाकामी है और उनकी ख़राबी है और उनके जो दो अमली है वो फैसले नहीं कर सकते कि वो उन्होंने अपोजिशन करनी है या नहीं करनी। सही बात। और वो एक दिन ये तमाशा दिखा के और फिर चले जाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि 051 से कोई कॉल आएगी उन्हें और उसके मुताबिक वो चलेंगे। ऐसे हालात में आप देखें कि मुल्क जो है वो एक तमाशा बन गया है। एक चंद ब्लैकमेलरों के हाथ में हुकूमत भी खेल दी है कि वो एक दिन कहते हैं कि हम इसका साथ नहीं देंगे, हालांकि वो उन्होंने काबीना में भी और कौमी असम्बली में भी इसका पहले साथ दिया था। और इसको अगर उन्होंने बगैर सोचे समझे साथ दिया था तो ये कौन लोग हैं जो असम्बलियों में आके बैठ गए हैं? क्या सिर्फ इनका काम ब्लैकमेलिंग है? और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए यहाँ पे तादियों की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, आपने क्या अचीव किया है और हुकूमत ने क्या दिया? हम तो समझते हैं कि हर मरहले पे पाकिस्तान और जमहूरियत की नाकामी है और ये सब चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है कि अपोजिशन कुछ लोगों को ब्लैकमेलिंग करने का मौका फराहम करें और वो ब्लैकमेल करें और मामलात
ब्लैकमेलिंग के ज़रिए उस मुल्क पे हाथ खींचे। राइटली सेट पॉइंट आ गया। बात आपकी बड़ी दुरुस्त है कि ख़ास तौर पर एक सवाल तो इत्तेहादियों से भी ये बनता है कि जब वो तमाम तर चीज़ों में हिस्सा थे, फिर अचानक वो नाराज़ होने की बात आ गई, फिर किस बुनियाद पर माने हैं? कुछ चीज़ें ज़ाहिरी हैं, कुछ नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कन्विंसिंग पावर से खान साहब की तमाम तर इत्तेहादी मान गए होंगे। उन्होंने कुछ शराइत तो रखी होंगी, उनमें से कुछ जमातों की एक तवील तारीख़ है माजी में इत्तेहाद में रहने की, और फिर हमेशा हर मौके पर कुछ ना कुछ कैश इन कराने की। ये वैलिड पॉइंट है। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बात कर रहे हैं आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के हवाले से और जो कुछ हुआ। मुख्तलिफ बिल जो मंजूर हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतखाबी इस्लाहात के बिल की बात थी। बैरिस्टर साहब, आपने पहले अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये आर यू श्योर कि ये बिल टिकेगा? नहीं, ये उड़ जाएगा। किधर से उड़ेगा ये? आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आप कुछ इस सारे मामले में कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, और क्या तरीक़ेकार हैं इसको उड़ाने के? देखिए, मैं आपको अरसलान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जॉइंट सिटिंग में कोई बिल पेश किया जाता है कानून साजी के लिए, तो 222 वोट हुकूमत को दिखाने हैं, और इस हुकूमत ने जो दिखाने की कोशिश भी की है, इनकी गिनती में 221 थे। तो ये तो गिनती को पूरा नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो गिनती इनके अपने मुताबिक पूरी नहीं। दूसरी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस को देखेगी, तो कानून साजी इस तरह नहीं होती कि आप 70 बिल्स पेश करें, 29-30 बिल्स विद इन फ्यू मिनट्स आप पास कर दें। ना उस पर बहस हो, ना उस पर आप अमेंडमेंट्स लें, ना उस पर आप अपोजिशन का किसी किस्म का सुने। देखिए, कानून साजी होती रही है। पीपल्स पार्टी को एजाज़ है, हमने 1973 का आइन दिया है। हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद हमने तमाम जमातों को साथ लेके और इस पे मुत्तफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज भी वो लोग जो कभी 1973 के आइन को नहीं मानते थे, आज मियाँ शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर कह रहे थे कि वो आज इस रियासत को बचाने वाला सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आए, हमने अपने पिछले दौर के अंदर आइनी अमेंडमेंट्स जितनी भी की है 18वीं तरमीम के ज़रिए, हमने पूरी असम्बली को अपने साथ बिठाया और मुत्तफ़िका तौर पे, अगर हुकूमत मुत्तफ़िका तौर पे कानून साजी नहीं कर रही, तो ये इसका मतलब है कि हुकूमत की जो मेलाफाइडी इंटेंशन है वो कुछ और कहती है। ठीक है, इस वक्त हुकूमत ठीक है, इन्हें बड़ी तालियां पीटें, ढोल पीटें, नाचे गाएं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कभी अरसलान साहब ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो कहते थे हम 10 बार वर्दी में मुंतखब कराएंगे, ना फिर वर्दी वाला रहा और ना वो रहे, और ना उनकी अक्सरियत रही, ना उनकी हुकूमतें रहीं। तो ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस तरह के मामलात के साथ पार्लियामेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह आप बेवकार करना चाहते हैं, क्या लोगों के ये मसाइल हैं अरसलान साहब? आज आप गली में निकले, लोगों के आपने वो दुरुस्त फरमाया बैरिस्टर साहब, यकीनन वो मसाइल अपनी जगह पे हैं। एक बात जो मोहसिन साहब ने कही थी ब्रेक पे जाने से पहले, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम सब वो देख रहे हैं बैरिस्टर साहब, और वो ये है कि हमें अपोजिशन भी तो क्लूलेस और डायरेक्शनलेस नजर आ रही है ना। हमें को अपोजिशन ही कोई तगड़ी, अब आप लोग मिले भी, बात भी की, आज भी शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब साथ थे, बड़ा इज्जत, क्यों नहीं वो जान क्यों नहीं है अपोजिशन में जो होनी चाहिए, अगर इतना गलत और इतनी ज्यादतियां हो रही हैं? अरसलान भाई, एक बात मैं करना चाहता हूँ कि वैसे सब मैं एक पॉइंट ले लूँ मोहसिन साहब का, मैं फिर आपसे एसपी जवाब कि भुट्टो साहब के कत्ल पे आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो सका जी। रेफरेंस से बाबर रवान सर में भेजा था जो पीटीआई में बैठे हैं जी। तो इसमें मैं एक शेर ही कहूँगा कि मीर क्या सादे हैं, बीमार हुई जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी कि ये बात कहाँ लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला देगी? पॉइंट इज वैलिड जी। बैरिस्टर साहब आप अरसलान साहब देखें, बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त कहते हैं अदालतों से, वो कहते हैं हमको शाह से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। बहरहाल जमहूरी पार्टियों को और आइन के ऊपर यकीन रखने वालों को आइनी इदारों के पास ही जाना है,
और मैं आपकी खिदमत में एक बात और अर्ज़ करता जाऊं कि ये जो इनविजिबल फोर्सेस या नादीदा क़ुव्वतों का जो फैज़ जारी है, ये नवंबर 20 के बाद बंद हो जाएगा। और जब ये जारी फैज़ जो है नादीदा क़ुव्वतों का, ये गारंटी आपको कि 20 के बाद बंद हो जाएगा वैसे सर? फिर आप देखिए तो सही, क्यों जल्दी थी 20 से पहले कानून पास करवाने की? क्यों जल्दी थी कि इनके अरकान आके कह रहे थे मैं आया नहीं, मैं लाया गया हूँ। और ये जो लाए गए हैं, लाने वाले हमेशा नहीं रहते, और जब लाने वाले चले जाते हैं तो फिर हमने लोगों को बिल्कुल तौकीर होते देखा है, और सूखे पत्तों की तरह वो हवाओं में फिर उड़ते हैं, उनकी औकात ही कोई नहीं रह जाती। मैंने अभी आपको बात बताई है, कुछ कहा करते थे कि 10 बार वर्दी में मुंतखब कराएंगे। आज वो जिसके पास वर्दी भी थी और आज वो उसका ये हाल है कि वो मुल्क के अंदर वापस नहीं आ सकता। उसके बारे में अदालतों ने फैसले किए हैं कि इसकी लाश को घसीटा जाए अगर ये मर भी जाए तो फिर ये चीज़ें आप जिस तरह तारीख फैसले करती है वो मुख्तलिफ किया करती है। मैं इत्तफाक करूँगा बैरिस्टर साहब कि वो तो हालात एक जैसे कभी नहीं रहते किसी के भी, वो बदलते हैं, मामलात यकीनन तब्दील होते हैं। मैं ज़रा सब बदलते हैं फिरौनों के, बदलते हैं मुतकब्बर हुक्मरानों के, जाबिरों के, लेकिन जो अवाम की ताकत के नहीं, मैं तो सर इस तरह से कह रहा हूँ, इन पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। मैं सर वो नेगेटिव वे में हालात बदलने की बात नहीं कर रहा, वो तो पॉजिटिव वे में मैं कर रहा हूँ कि कहाँ जरदारी साहब 10 साल की जेल और फिर कहाँ वो ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान। तो हालात इस तरह तो बदलते हैं ना सर। अवाम के नुमाइंदों के तो मुश्किल रहे हैं, मैं जरा आगे बढ़ूँ, लेकिन चलें आखिरी में एक सवाल सिर्फ पुट कर लेता हूँ। चलें, अगर कानून साजी करनी है, हमारे ये जो नाकबत अंदेश हुक्मरान है ये कानून साजी करना चाहते हैं, तो मुझे कोई बता दें कि कहाँ पे लिखा है कि कानून साजी के लिए आप तकसीम पैदा करें, और वो शख्स जब सारे पार्लियामेंट सब मैं जरा आगे बढ़ के अब जवाब ले लूँ। बसरा साहब से बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रेज हो गए हैं। बसरा साहब, ये लाए जाने वाली बात अगर PTI का कोई MNA कराची से आकर यहाँ पर कह दे तो फिर हम क्या समझें सर? फिर तो बहुत बड़ी तकवीत मिलती है जो भी चहमगोइयाँ चल रही हैं उनको। अच्छा अरसलान, सबसे पहले तो देखिए मैंने तो बड़े पेशेंस से बातें सारी सुनी है अपने भाई की, और मुझे एक चीज का आज जहाँ बैठ के अंदाजा हो रहा है कि जब इंसान के पास दलील खत्म हो जाती है ना जी, यानी कि आज की जो पार्लियामान के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी की जो हार हुई है ना, और पाकिस्तान की जो जीत हुई है आज, तो इनके पास दलील रही कोई नहीं। मैं आमिर भाई अक्सर हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं तो मैं इनकी बातें अक्सर सब हमेशा ये नहीं उठ-फुट बातें करते, आज तो इनको कोई तवील ही पेश नहीं कर पा रहे। यानी कि इससे बड़ी मज़ाक़ खेज बात क्या होगी कि वो अपनी बात को यानी कि अपने टाइम में बातें करते हुए ये फरमा रहे हैं कि देखिए ना 73 के आइन को तो आज शहबाज शरीफ वैलिडेट कर रहे हैं। ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने एक वक्त में बेनज़ीर मरहुमा की कैरेक्टर असैसिनेशन करवाई थी, नुसरत भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन करवाई थी, जिन्होंने आप जो कहते हैं 13 साल 10 साल तक जी जरदारी साहब अंदर उनकी जुबान कटवाई थी, और फिर उन्हीं की कब्र के ऊपर अपनी भेज दिया मरियम को, जाओ जाके भाई तालियां मारे बैठ के वहां पे। तो ये तो है कि वाकई कुछ नजर आते हैं, कुछ तो देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। आज इस अपोजिशन के पास देखिए सिरे से कोई दलील नहीं है। क्या इस मुल्क के अंदर ये कभी होना ही नहीं था कि पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम ठीक करने की तरफ कोशिश की जाए? आप मुझे बताइए कि अगर हम कह रहे हैं कि बस सब यहाँ पर बात इलेक्शन सिस्टम ठीक होने की नहीं है, वो तो हम सब वी वोट फॉर दैट ना, तो कह रहे हैं कि सबकी मर्जी से इलेक्शन सिस्टम ठीक हो जिस पे सबका एतमाद हो। इस पे तो PTI का एतमाद है, बड़ा मुश्किल, आपके इत्तेहादियों का भी पूरा एतमाद नहीं है, अपोजिशन तो छोड़ ही दें। तो फिर कैसे आज बिलावल साहब इस मुल्क में सिंध में हुकूमत उनकी जमात की, और अगर वो ये कह देते हैं कि हम अभी से ही नहीं मानते आगे होने वाले इलेक्शन को इस निज़ाम के तहत, तो फिर क्या बात रह जाती है? देखिए अरसलान, लेट मी गिव यू माय सॉलिड इसके ऊपर मेरा इस्तदलाल क्या है। देखिए अगर तो आप कहते हैं सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत हमारे पास है, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होना चाहिए सबसे बड़े सूबे की, तो फिर वैलिडेट तो हमें करना चाहिए ना। KP में हम बैठे हुए हैं, फिर वैलिडेट तो हमारी बात को होना चाहिए ना। अगर आप इसी हाइपोथेसिस को जो आप कह रहे हैं, हम KP के अंदर बलूचिस्तान के अंदर हमारी अलायंस की गवर्नमेंट है, हम वहां बैठे हुए हैं, आपके GB के अंदर हमारी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में हमारी हुकूमत है, एक सूबे वाले की हुकूमत, वो भी जो अंदरूनी सिंध तक सिमटी हुई है चंद डिविजन के अंदर, उनकी बात की बड़ी अहमियत है।
हम तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये इंतखाबी निज़ाम पाकिस्तान की इन जमातों को, जिनको अभी मेरे भाई जमहूरी सियासी जमातें कह रहे थे, जिनके अंदर जमहूरियत माइक्रोस्कोप लेके देखने से भी नहीं मिलती है, इन्होंने तो इसको डिफेक्टो किया हुआ है। हर हलके के अंदर मैं आपको पूरी ऑन ओथ कह सकता हूं, ये जब ऑफ द कैमरा बात करते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम मशीन्स आ गई, तो हमारी उस धांधली के प्रोसेस का क्या होगा जो हमने पिछले 30-40 साल में इनकॉर्पोरेट किया है। आप मुझे बताइए ना कि ये अगर डरते क्यों है इस टेक्नोलॉजी से, मुझे बताइए। जब टेक्नोलॉजी ट्रेसेबल है, इन्होंने वोटिंग मशीन को देखा नहीं है, उसको टेस्ट नहीं किया है, और यही वोटिंग मशीन मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2011 के अंदर, ये ब्रेन चाइल्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसके अंदर प्रोटोटाइप लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही आया है, लेकिन यकायक उनकी सोच पे कैसे अल्फी पड़ गई, ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं। ख़ासतौर पर मैं मोहसिन साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि कोई दूसरे को जमहूरी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई दूसरी पार्टी को सही कहने के लिए तैयार नहीं है, सबका अपना अपना नुक्ता नज़र है और सब समझते हैं कि वही दुरुस्त है। तो ये मामलात कैसे आगे चलेंगे और क्या फिर इस तरह की बुरानी कैफियत नहीं पैदा होगी, तो और क्या तरीक़ाकार है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं मोहसिन रज़ा साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त सर एक बयानिया है हुकूमत, इत्तेहादी, अपोजिशन, क्या ये बहुत मुश्किल है कि इत्तफ़ाक़ राय से इस्लाहात हो जाएं, कोई बिल आ जाए, सब उस पर एग्रीड हों? अपोजिशन नहीं चाहती, हुकूमत कहती है हम तो बड़ा खलूस नीयत से ये सारा काम कर रहे हैं, हम शफाफियत चाहते हैं। वो शफाफियत सिर्फ उनके लिए, किसी सूरत किसी जगह पर भी कोई इत्तफ़ाक़ बनता नज़र नहीं आ रहा। क्या कोई भी ये करना ही नहीं चाहता, या कुछ और वजूहात है, या कोशिश ही नहीं हो रही? मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत को और अपोजिशन को चलाने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते। जब वो चाहेंगे तो इत्तेफाक हो जाएगा, जब वो नहीं चाहेंगे तो अपोजिशन को भी कोई चला रहा है। जी हाँ, आप नहीं देखते कि वो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब दरख्त से फल गिरेगा और हमारे मुंह में जाएगा और हम खाएंगे। उनकी कोई एफर्ट है? महंगाई के बारे में उन्होंने कोई बात की है? मुल्क महंगाई की वजह से तबाही के किनारे पहुंच गया है, गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया है। लेकिन यही मसाइल TLP के बिल के तरमीम के, इनकी वजह से सारा मीडिया भी इनको कवरेज मिलती है और लोगों के असल मसाइल पीछे छुपे हुए हैं। मैं एक बात और करना चाहता हूँ। हमारे दोस्त ने जो PTI वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मुत्तहदा अपोजिशन बराए और बदनवानी, तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी। तो आप ये बताएं कि एक वज़ीर सेहत को किस बात पे निकाला गया था, और अगर उससे निकाला गया था तो आज वो किस तरह इमरान खान के साथ खड़ा है? नदीम बाबर ने क्या किया? अरबों रुपए का टीका लगा के चला गया। और ये शुगर माफिया में कौन है? हम जो है, अगर ये किससे लेके बैठ जाए कौन बददुआन है और कौन नहीं है, लेकिन आपका असल काम यह है कि लोगों के मसाइल हल करें, बुनियादी उन्हें सहूलतें फराहम करें। वो तो आप नहीं करते, हर वक्त इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि सूरत हाल देखी जाए तो अरबों खरबों की करप्शन आपके लोगों ने कर ली है, लेकिन फिर भी आप तुम कत्ल करो कि करामात करो। तो इनका ये हाल है। ये अपने आप को मासूम साबित करने पे लगे हुए हैं और आवाम के मसला हल करने पे इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ इनकी नाअहली है। इनकी भी नाअहली है और अपोजिशन की भी नाअहली है, और आवाम का पता नहीं क्या बनेगा, जो ना इनको फ़िक्र है ना अपोजिशन को फ़िक्र है। आज आप देखें कि इस हुकूमत के आने के बाद क्या कीमतों में इजाफा हुआ है। जो 70 साल में इजाफा हुआ था, वो इजाफा उससे ज़्यादा इजाफा घी में, चीनी में, आटे में और सब बुनियादी चीज़ों में इन्होंने कर दिया है। क्या लोगों की तनख्वाहों में भी इस हिसाब से इजाफा हुआ है?
और जब इनका कुछ नहीं बन पड़ता तो मिसालें देते हैं जी, इंडिया में पेट्रोल देते हैं और न्यूजीलैंड में देते हैं। भैया आपको ये पता नहीं है कि न्यूजीलैंड में और यूरोप में लोगों की तनख्वाहें कितनी हैं, उनको पैरोवर क्या मिलता है। यानी कि उन लोगों को जिनको इस पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मसाइल का इल्म नहीं है, उनको ला रहे हैं कि उनके वोट से अब जीता जाए और पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम है वो मज़ीद इस महंगाई के नीचे दब के मर जाएंगे। वैसे सब इश्यूज बड़े सॉलिड हैं, फिर क्यों गिले? ऑपोजिशन से तो यूजुअली गिले हुआ नहीं करते, इस पहली मर्तबा है कि अब ऑपोजिशन से भी गिले हैं। देखिए मेरे ख्याल से कई दफ़ा अरसलान साहब आपके प्रोफेशन की भी ये है शायद मजबूरी कि आप अपने आप को न्यूट्रल साबित करने के लिए दोनों तरफ तनकीद करना एक समझते हैं कि ज़रूरी है। तो ये सर रियलिटी है, ये हक़ाइक़ नहीं है। मुझे बात तो कर लेने दें, मुझे बात तो कर लेने दें। नहीं, मैं अभी आप बात तो सुन, एक गलत बात कर रही है ना कि न्यूट्रलिटी साबित करने के लिए क्या अनवर भाई की करप्शन वाला आदमी आज ये फात चोरी के साथ खड़ा हुआ नहीं है? इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ये तो इन्होंने तो ये तो पीपल्स पार्टी से है ना, वो तो जवाब बसरा साहब देंगे। मुझे मौका तो देना अरसलान साहब बात करने का। देखें मैं समझता हूँ यही हाल हुआ है कि आप लोग भी उसी जज्बाती अंदाज में आ गए हैं जो मेरे ख्याल से मॉडरेटर का और तज्जिया निगार का एक जो मिजाज है वो मुख्तलिफ होता सर, है। यही तो बैरिस्टर साहब हम बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा सवाल ही मैं ये लेके गया था कि कोई मानने को तैयार नहीं। हम आपकी बात करें, आपके प्रोफेशन की मजबूरी है, हम उनकी बात करें, वो कहें आप हम पे बिलावज कोई तो सर कोई बात हकीकत पे अपनी मानने को तैयार हो ना सर। अगर मुझे थोड़ा मौका देंगे तो मैं अपनी बात करूंगा। मुझे 3 फिक्रे नहीं पूरे होते तो एक या आप बोलते हैं या मोहसिन साहब। जी आप बोलें। और मैंने इतना लंबी आपकी गुफ्तगू सुनी है तो फिर इस तरह तो मुश्किल होता है। ज़रा मुझे तो अगर मौका दे दें तो बात ये है कि पहली बात ये है कि अपोजिशन जिसे आप कहते हैं वो अपोजिशन ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। अगर कोई अपोजिशन कभी खुशी कभी गम और कभी अपोजिशन मोड में आती है और कभी साइलेंस मोड में चली जाती है, उस पर ज़रूर आप बात करें। लेकिन पीपल्स पार्टी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक बात की थी पार्लियामेंट के अंदर जिस दिन उन्होंने इस हुकूमत को सिलेक्टेड कहा था कि हमें पार्लियामान को मजबूत करना है और हमने पार्लियामान को अंदर से अपोजिशन को मजबूत करने की कोशिश की है। जब भी हो कोई एक मौका बता दें आप कहें कि पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश नहीं की कि अपोजिशन को मजबूत करे। अब अगर कोई डिक्टेट हो रही है कोई अपोजिशन की जमात बाहर से तो उस पर आप एतराज़ करें, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट के साथ मेरा ख्याल है बात नहीं बनती। लेकिन आपको इतना तो कहना चाहिए कि क्या ये इस तरह कानून साजी का तरीका है? आप पीपल्स पार्टी पे कोई एक उंगली उठाएं, हमने आइन से लेके सब कुछ, इधर तो ये ऐसे ऐसे फनकार और मस्खरे आ गए हैं, वो तो हंस के कहेंगे जमहूरियत का किसी के साथ क्या लेना देना, फलां है ये है वो मस्खरे लोग हैं, ये बंद जहनों के लोग हैं जिन्हें एक फ़ैन क्लब के मेंबर हैं, इन्होंने कहना है खूबसूरत भी सबसे वो है, ज़हीन भी सबसे वो है, सेल्फ राइटियस की पोजीशन पे वो है। अदरवाइज़ आप देखें कि बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मुतारिफ किसने करवाई है, आइन किसने दिया है, जमहूरियत के लिए कैदोबंद और जानें किसने दी है, जमहूरियत के लिए हमेशा जदोजहद किसने दी है, आमिरों को शिकस्त किसने दी है। पाकिस्तान के अंदर हम अपोजिशन में थे मियाँ साहब की, तो उस वक्त ये हमें कहते थे पीटीआई वाले के धरना दे के हुकूमत ख़त्म करें, हम तैयार नहीं थे। आज इनकी हुकूमत के खिलाफ नून लीग कहती है धरना दे के ख़त्म करें, हम तैयार नहीं है क्योंकि हम जमहूरियत के साथ हैं, हम जमहूरियत यहाँ पे मुतारिफ करवाने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ रवैयों के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करें कि किसका अच्छा रहा किसका बुरा रहा। मोहसिन साहब ज़रूर अपना तज्जिया दे, लेकिन ये भी तो बताएं ना कि किसके साथ। अभी आपने हवाला दिया कि भुट्टो साहब के केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, तो यही तो रोना है। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को तो मेरे सब पॉइंट आ गया, वक्त जरा मेरे पास महदूद है, मैं जरा थोड़ा सा एक क्यों नहीं देते। और आखिरी बात पीटीआई के लोग तकब्बुर के इनके कोई इतने दिन नहीं है, ये बिल्कुल जाने वाले हैं, तो इतना तकब्बुर ना करें, इतनी छलांगे ना मारें, ना आप इतने जोगे हैं और ना आपकी इतनी बात है। लोग बसरा साहब की जाने पड़ूंगा। बसरा साहब एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप उसका जवाब ज़रूर देंगे, बाकी चीज़ों को साइड पे रख के। वो ये है कि सर अच्छी बात है गैर मुल्की पाकिस्तानी
मुबारकबाद के मुस्तहिक, हक मिल गया, सारी चीज़ें, ये जो मसले इधर 22 करोड़ अवाम के हैं, जो आप जानते हैं, आप पब्लिक पल्स को जानते हैं, शदीद महंगाई को जो इस वक्त अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं, उस तरह से उनकी इनकम नहीं बढ़, इनके मसले कब तक हल होंगे? उसके लिए वो ये जो आने वाला वक्त है कुछ बेहतर है या वन शुड नॉट एक्सपेक्ट? नहीं, वन शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। हमसे हर चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है जो पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ है। और देखिए इस्लाम, बड़ी सिंपल सी बात है, हम एक सिस्टम के अंदर है जिसको आप कहते हैं कि इलेक्शनिक सिस्टम है। अगर खुदा न खास्ता हम डिलीवर ना कर पाए, अगर खुदा न खास्ता हमने आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी ना लाई अगले इलेक्शन तक, तो हमने भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है ना, लोग हमें आईना दिखा देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। आज इन्हें टफ बस सब अभी जो ये 3 साल से जायद का अरसा, इसमें आप डिलीवर कर रहे हैं, आप समझते हैं? अगर इसी 3 साल पे एक जुमला नहीं, मैं ही समझता हूं कि जो मारूजी हालात है पूरी दुनिया के, उसके अंदर पाकिस्तान में जो किया जा रहा है, हुकूमत ने जो किया है, आप सिर्फ इस पेंडेमिक को डील करने के मामले को देख लें। दुनिया में आपके पाकिस्तान की हुकूमत को सराहा गया है, पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दाम को सराहा गया है। लेकिन मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए आपकी समा खराशी करना चाहूंगा। मोहसिन भाई हमसे बड़े भी हैं, उनका तजुर्बा भी ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो इस तरह कह रहे हैं कि जी एक आमिर कियानी साहब का नाम नहीं ले पा रहे, मैं नाम भी ले लेता हूँ। देखिए मसला क्या है, इस मुल्क में फैसला कौन करेगा कि आदमी करप्ट है कि नहीं? ये फैसला करेगी अदालतें या हमारे इदारे? अगर नैब में आमिर कियानी का केस आता है, कंप्लेंट की वेरिफिकेशन हुई, उनकी कंप्लेंट हुई है, उसके बाद उसके ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई है। राइट, सेट मसला साहब, पॉइंट आ गया, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतने। सलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।